नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज राहुल की कानूनी लड़ाई पर जो सियासी चढ़ाई हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा फैसला सामने आया है। वही मामला जो कई सालों से चल रहा था, नरोदा गांव हिंसा, जिसमें बरी किए गए हैं सभी आरोपी। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा गांव कांड में अहमदाबाद की एक विशेष कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के पास नरोदा में सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल, इन सब के समेत 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इनमें से 18 लोगों की तो सुनवाई होते होते मौत हो चुकी है। अब जाकर माया कोडनानी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और बाबू बजरंगी, ये सभी रिहा हो गए। फिलहाल बताया जाए कि कोर्ट ने अभी कुछ बताया नहीं है। अभी इतना ही बताया है कि उनको बरी किया जाता है। वो लोगों के खिलाफ कोई जो एविडेंस है, जो एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए जो एविडेंस होना चाहिए, वो एविडेंस फिलहाल प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए उनको बरी कर दिया है। मतलब एविडेंस के अभाव में उन सभी को बरी कर यस, हाँ बिल्कुल, एविडेंस के अभाव में उनको सबको बरी कर दिया गया, जिसके अंदर बाबू भाई है, जयदीप भाई भी है, माया बहन भी है। आज कोर्ट में 2 लोग नहीं थे, तो अब उनका क्या? एग्जाम्पशन अर्जी दिया गया है, उसने ग्राह्य कर दिया है। उसकी गैर हाजिरी में कोर्ट ने हुक्म कर दिया है। हाँ, उसको भी बरी माना जाता है उसको। तो सभी बरी हो गए हैं, माया कोडनानी भी, बाबू बजरंगी भी। माया कोडनानी उस वक्त मंत्री थी गुजरात सरकार में, बीजेपी की नेता। बाबू बजरंगी बजरंग दल से जुड़े हुए थे। लेकिन इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। नरोदा गांव हिंसा में बरी किए गए हैं सभी आरोपी। राहुल गांधी की बढ़ती मुश्किलें। मानहानि केस में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल ने सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज अदालत ने सिर्फ एक शब्द कहा, डिसमिस, और राहुल की याचिका खारिज कर दी गई। ना उनकी सजा पर रोक लगी, ना ही उन्हें राहत मिली है। राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं 2019 में कर्नाटक में दिए गए बयान ने कैसे राहुल की मुश्किलें बढ़ाई, कैसे मोदी सरनेम पर दिए बयान पर सूरत में मानहानि का केस दाखिल किया गया। फिर राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा आपराधिक मानहानि में सुना दी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे राहुल को एक के बाद एक झटके लग रहे। उन्हें 2 साल की सजा मिली, उसके बाद संसद से उनकी सदस्यता गई, फिर उन्हें सरकारी घर भी खाली करना पड़ा। राहुल गांधी पर अदालत के फैसले पर सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष 2024 की सियासी लड़ाई से पहले कानूनी लड़ाई में उलझ गया है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. Voice of Rahul Gandhi is not to be silenced. एक नाइंसाफी महसूस होती है जब ऐसे हादसा होते हैं। तो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। 2 साल की सजा हुई, सांसदी गई, घर गया। अब सूरत सेशंस कोर्ट ने भी आज मायूस कर दिया। राहुल गांधी को अब बस ऊपरी अदालत से ही उम्मीद है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया है, फैसला राहुल गांधी के चेहरे पर आघात है। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। और उन्होंने कोई गलत न कहा है, न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे।
पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को राजनीतिक द्वेष बता रही है। Is bail application rejected in the lower court? There is High Court, there is a Supreme Court. You will approach the High Court for justice. और राहुल जी की सदस्यता ही नहीं छीनी गई है बल्कि घर भी छीन लिया गया। लेकिन कांग्रेस को खासतौर से राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, हर कुर्बानी मंजूर है अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इंतजार करेंगे कि हाई कोर्ट से हमें कुछ रिलीफ मिले। एक नाइंसाफी महसूस होती है जब ऐसे हादसा होते हैं, तो वो नाइंसाफी दूर करने के लिए हम बस राह ही तो देख सकते हैं। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार वाली आरजेडी हो या कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल अपोजिशन यहाँ खत्म हो जाए। इस तरीके से उनका एमपीशिप को खारिज कर दिया गया था, उसके खिलाफ हमारा नेत्री ममता बनर्जी सबसे पहले कंडेम किया है, हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी कंडेम किया है। तो इस तरीके को हम लोग कंडेम करते हैं। जनता की अदालत में जनता का फैसला चलता है और जनता का फैसला 2024 में आने वाला है। 2024 की लड़ाई को कमजोर करने के लिए बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार अब यही सब करा रही है विपक्षी नेताओं के साथ। बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है राहुल गांधी को घेरने का। ये जानते हुए कि राहुल गांधी अभी ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, बीजेपी नेता पिछड़े वर्गों के अपमान का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं। नजर 2024 पर है। इस निर्णय से एक बार फिर पिछड़े वर्ग के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो थोथा अभिमान और अहंकार है उसके ऊपर एक बार फिर दंड पहुंचा है। किसी भी जाति और बिरादरी को लेकर अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और राजनेताओं को वाणी का संयम रखना चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा कि पिछले जो उदाहरण हैं उनसे वो एक तरीके का सीख ले और अपनी जमान को फिसलने से रोके। सत्यमेव जयते आज फिर से सत्य की जीत हुई है और जिन व्यक्तियों के मन में ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह है, जो उनका अपमान करते हैं और जो कोर्ट व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, ऐसे अहंकारी मानसिकता वाले लोगों की आज हार हुई है। दरअसल एक याचिका में 14 विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों से कहा कि ऐसे मामले लाइए जिनमें दिशा निर्देशों का पालन न हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नेताओं के लिए अलग गाइडलाइन कैसे हो सकती है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका वापस ले ली। इसी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार की हेकड़ी पर तमाचा है सूरत सेशंस कोर्ट का ये याचिका खारिज करने का फैसला। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस वॉज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। आज जब ये जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है। फिलहाल सूरत सेशंस कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के लिए झटका है, लेकिन ऊपरी अदालत में जाने का मौका भी बाकी है, जिसके बाद ही ये तय होगा कि 2024 की जंग में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी आज यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। महिमा सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ रही हैं और
हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक और एक वक्त पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, अभी तो उनके लिए कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, तो अभी से आप लोगों ने सारे बंदूक गोले सब कुछ दागने शुरू कर दिए, समझ नहीं आ रहा है इतनी तोपें निकालने की क्या जरूरत है? देखिए, करो पहले ओबीसी समाज के ऊपर वार, कन्विक्ट हो जाए तो चिल्लाओ अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर उतरकर करो दुराचार, यही बन चुका है इनका शिष्टाचार, क्योंकि इनको लगता है संविधान के ऊपर परिवार। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज कोर्ट ने फिर से जो कन्विक्शन हुई है लोअर कोर्ट के द्वारा उसको अपहोल्ड किया है। क्या कांग्रेस पार्टी आज भी कहेगी कि ये वेंडेटा पूर्ण है? क्या ये विद्वेषपूर्ण है? क्या वो आज मानेगी कि जो ओबीसी समाज का अपमान किया है उस पर एक सेपरेट कानून बनाने के बदले कि राहुल गांधी के ऊपर कोई कानून लागू ना हो, या राहुल गांधी एक स्पेशल केस है उसके लिए उनको कन्विक्ट ना किया जाए, या जैसे उनके कार्यकर्ता ने कहा जीप काट देंगे कोर्ट की, ये क्या करना चाहते हैं? आज 3 बिंदुओं पर जो ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते थे, आपको याद है 3 बिंदु उन्होंने उठाए। एक कि ये तो केवल ललित मोदी नीरव मोदी का अपमान किया, बाकी सारे मोदी कहां से आ गए? ओबीसी समाज का अपमान कैसे हुआ? पैरा नंबर 12 पेज नंबर 12 में आज कोर्ट के 27 पेज के ऑर्डर में कहा गया है कि ये केवल 1-2 व्यक्तियों का नहीं, पूरे मोदी सरनेम रखने वाले लोगों का अपमान हुआ है। दूसरा, ये कहते थे हनन फानन में कैसे केस आ गया, क्योंकि राहुल जी ने इस विषय पे बोला इसलिए हनन फानन में आ गया। आज पेज नंबर 18 में कोर्ट ने कहा है कि सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनका ट्रायल हुआ है और ट्रायल के समय पर इन एपेलेंट ने कोई बातें इस पे विरोध नहीं जताया। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कोर्ट ने कि 2 साल का कन्विक्शन उसको भी एग्जामिन किया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति समाज में इतने वरिष्ठ पद पर था, एक एमपी था, तो इसीलिए उनके बातों का इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए 2 साल की कन्विक्शन की गई है। आज तीनों बिंदुओं पर बोला गया। अब मैं इनसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, कोर्ट का अपमान क्या कांग्रेस पार्टी का पहचान बन चुका है? ये कभी कांग्रेस पार्टी जब कोर्ट के खिलाफ जाती थी, एक समय था कि विमान का ही अपहरण कर दिया इन्होंने। आज कोर्ट के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है? कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो क्या कोर्ट विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? आज ओबीसी समाज का जो अपमान किया गया है इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उल्टा इतना अहंकार है इनमें, आज इसीलिए जनता इनको खारिज कर रही है। ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ है, उस पर माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने भी याचिका में कोई मेरिट नहीं देखा महिमा जी, तभी तो उन्होंने खारिज कर दिया ना। लेकिन इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, राहुल गांधी इस वक्त मुखर्जी नगर में है, तस्वीरें दिखा दीजिए। और राहुल गांधी ऐसा प्रतीत होता है कुछ लोगों से, कुछ छात्रों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सुना देते हैं आप। वहां से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छात्रों से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मुखर्जी नगर यूनिवर्सिटी के आसपास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का ही पूरा इलाका है। महिमा जी जवाब दीजिए। मैं रोशनी था मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझ गए जो समझते रहे चिराग मुझे। आज भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बार बार ये जो जब बात करते हैं और जब ये टारगेट करते हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, तो इनके वही घिसे पिटे तर्क सामने आते हैं। ये ठीक है कि आज सेशंस कोर्ट ने एक फैसला दिया है अंजना जी, ये ठीक है कि आज उन्होंने जो लोअर कोर्ट के फैसले को अपलिफ्ट किया है, वो भी बात अपनी जगह है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कानून की किताबों में कि सेशंस कोर्ट का जो फैसला है वो एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है। आज सिंघवी जी ने प्रेस वार्ता करके ये बात कही है कि हमारे पास जो भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी विकल्पों पर हम जाएंगे और वो तय है। लेकिन बहरहाल मैं जो बिंदु जो मुझे कहने हैं उनसे पहले मैं 2-3 बातें अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो कही बड़ी हास्यास्पद लगी मुझे। उन्होंने ओबीसी वर्ग की बात की। हम बार बार पूछते हैं ये भाजपा से, जो भाजपा के योगी आदित्यनाथ गंगा जल से एक बंगले की सफाई करते हैं जहां पर अखिलेश यादव रहे थे, उस भाजपा से हम पूछते हैं कि ललित मोदी और नीरव मोदी में से कौन है ओबीसी, कौन से ओबीसी के अपमान की ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम इनसे पूछते हैं, इन्होंने कानून से ऊपर होने की बात की। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अभी अतीक और अशरफ की हत्या में कानून से ऊपर भाजपा के उन समर्थकों ने जो हत्यारे थे अतीक और अशरफ के, जिन्होंने कानून को अपने हाथ लिया सार्वजनिक तौर पे, क्या वो अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझ रहे थे? और समझ रहे थे तो किसके दम पर? हाथरस के अंदर जो हुआ, पुलिस वालों ने आधी रात को एक
देश की बेटी की चिता को अग्नि दे दी गैर कानूनी तरीके से, वहां वो किसके दम पर अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे थे? या लखीमपुर खीरी के अंदर जो हुआ, जो इनके एक सिटिंग मिनिस्टर के बेटे ने किया, वहां कौन अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा था? ये तो चंद उदाहरण हैं जो अभी हाल के इतिहास से मैंने दिए हैं, और अगर इतिहास के पन्ने बदलने शुरू करेंगे तो भाजपा को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तीसरी बात जो उन्होंने अभी बात की, जो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो ऐसे ओहदे पे है, इन्होंने कोर्ट की टेंशन जो के अंदर बहुत सारी बिल्कुल है अंजना, लेकिन इस बात में जब ये लोग बात करते हैं कि जिम्मेदारी से पूछा नहीं, तो ऐसी पार्टी को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता जिसके आपका ऑडियो कट रहा है, आपका ऑडियो कट रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर फोन पे हम उनकी आवाज ले सकते हैं। आपका ऑडियो कट रहा है, एक बार फिर से जो 2 लाइनें आपने बोली हैं उसको फिर से दोहराएं, आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा, आप मुझसे कह रही हैं अंजना जी? जी जी बोलिए। मैंने कहा कि अभी जो बात भाजपा के प्रवक्ता ने कही जिम्मेदारी वाली, कि क्योंकि राहुल गांधी जिस ओहदे पर हैं, उन्होंने जजमेंट को कोट किया, जजमेंट के अंदर के कुछ अंश कोट किए, और मैं उसी बात पर कह देना चाहती हूँ कि भाजपा के अंदर तो जो व्यक्ति ऐसे बयान देते हैं नफरत ज़दा गोली मारो सालों को, उनको तो ये मंत्री बना करके बैठा देते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें भाजपा के मुख से अच्छी नहीं लगती हैं। और हमारी जो लड़ाई है आज वो कानूनी स्तर पर है, और वो कानूनी स्तर पर देखते हैं जहां उसको ले जाया जाएगा, वहां तक हम उसके अंदर अपनी आहुति डालते रहेंगे। ये हवन है। संविधान के ऊपर जो आघात हो रहा है उसके विरुद्ध जो कदम हमें उठाना उचित लगेगा वो सब कदम हम उठाएंगे। ठीक है शहजाद जी, आप जवाब दीजिए। क्या 2024 की वजह से, इसके बाद आचार्य जी आ रही हूँ, क्या 2024 की वजह से आप लोग ओबीसी का अपमान वाला जो हिस्सा है उसको बार बार कार्पेट बॉम्बिंग उस पर कर रहे हैं? देखिए, मैं आज जो भी वक्तव्य दे रहा हूं मैं कोर्ट के आदेश के आधार पर दे रहा हूं, और मैं पढ़कर सुनाता हूं कि जो जज है उन्होंने पाया कि जो वक्तव्य राहुल गांधी का था वो कोई 1-2 मोदी के लिए नहीं था, सारे जो मोदी जिनका सरनेम मोदी है उनको उसने थीफ कहा। और गुजरात के समाज में, क्योंकि हो सकता है मैडम का गुजरात से कोई लेना देना ना हो, गुजरात में मोदी समाज के लोग घांची में आते हैं। अब आपकी अगर शून्यता हो दिमाग से कि आप जैन समाज के लोग जो हिंदू मतलब वो अलग एक वर्ग है, या आप पारसी को भी बोले कि इसकी कास्ट होती है क्या ओबीसी, तो वो आपकी शून्यता को समझा दिखाता है। पर जो मोदी गुजरात समाज गुजरात के लोगों से आते हैं वो घांची समाज में आते हैं। घांची तेली का इक्विवेलेंट होता है। ये मतलब कि पूरे घांची समाज का, तेली समाज का ये अपमान है। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट में आदेश में दर्ज है। दूसरी बात मैं इनसे, ये राहुल गांधी के तो परिवार का तो चरित्र है ना। सीताराम केसरी के साथ क्या सलूक किया इन्होंने, धोती कुर्ता फाड़ दिया। ओबीसी अध्यक्ष थे तो, पिछड़ी जाति के अध्यक्ष थे वो। और क्या इन्होंने पूरे इतने वर्षों के इतिहास में ओबीसी समाज के एक भी व्यक्ति को कभी प्रधानमंत्री बनाया? हाँ, पर मेरी पार्टी ने प्रथम ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री दिया जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, तो उसको नीच, गंगू तेली, भस्मसूर, तू चाय बेच, इस प्रकार से देश के पहले पूर्णकालीन जो ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया। अरे ये लोग तो वो है जिन्होंने मुसलमानों के भी जो पिछड़े वर्ग पसमानदा होते हैं उनकी चिंता नहीं की, और नेशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ओबीसी कमिटी को कभी नहीं दिया। ये इस प्रकार की नफरत है इनके मन में ओबीसी समाज के विरुद्ध, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। और दूसरी बात देखिए, अतीक प्रेम फिर से जाग गया इनका। किस प्रकार से अतीक के हत्यारों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया, मैं नहीं कहता सही है, परंतु अतीक प्रेम इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर महिमा सिंह दर्शाते रहते हैं बार बार, पता नहीं क्या। और तीसरी बात, गोली मारो सालों को उन्होंने ये स्टेटमेंट कोट किया। अंजना जी, मैं अगले 5 मिनट तक चुप रहूंगा। अनुराग ठाकुर जी का वो बयान चलाइए। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को जनता के पास कई विकल्प थे, जूते मारो, धक्का मारो, स्वागत करो। हो सकता है कांग्रेस वाले होते तो स्वागत ही करते देश के गद्दारों का। जनता ने निर्णय किया अपने विवेक से कि गोली मारो डैश डैश को। इसमें अनुराग ठाकुर जी का वो कतई वक्तव्य नहीं है। या तो वो मुझे वो स्टेटमेंट दिखाए या तो इसको वापस ले, अन्यथा जो कार्रवाई इस पे कानूनी हो सकती है वो उन पर भी हो। महिमा सिंह जी, 3 सवाल उन्होंने पूछे हैं, तीनों का जवाब दीजिए। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो अभी बात कही है, उस बात में उनसे ये पूछिए उस सार्वजनिक जो भी रैली थी या जो भी समागम था उसमें मौजूद ऑडियो आपका रिकनेक्ट करना पड़ेगा मैडम। मैडम ऑडियो रिकनेक्ट करना है, झूठ टूट कर आता है। मेरे ऊपर कार्रवाई भी खुशी से कर ले, हम सीना तान के खड़े हैं, लेकिन वहां जो एक एक व्यक्ति मौजूद था वो भाजपा और नफरत की विचारधारा का। अनुराग ठाकुर के नाम से कहा है, अनुराग ठाकुर जी ने कहां कहा है वो वक्तव्य? आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे पूछना चाहता हूं, गलत बयानी मत कीजिए।
गलत बयानी मत कीजिए। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। क्यों रहते हैं इतने बौखलाए क्यों रहते हैं भाजपा के प्रवक्ता? जवाब सुनने का धैर्य नहीं रख सकते क्या? स्टेटमेंट दिखाते मुंह बंद कराइए। पूरे झूठ बोलते हैं और हम चुप रहते हैं, आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि हमें अनुशासन सिखाया गया है, परवरिश में भी और पार्टी में भी। अब दूसरी बात ये, इन्होंने जो सारी बातें कही, इन्होंने अतीक प्रेम की बात की। इनका गैर कानून से जो प्रेम है उसकी बात पर हम जाने लगेंगे। 2-3 उदाहरण तो मैंने पहले ही गिना दिए हैं। आजकल ये 2002 को मिटाने में लगे हुए हैं कि 2002 कभी हुआ ही नहीं था। एक के बाद एक जो प्रकरण हो रहे हैं वो सर्वविदित हैं, लेकिन वहीं सर्वोच्च न्यायालय के आंख कान खुले हैं और उन्होंने कह दिया है कि तब वो बिल्किस बानो थी, कल को वो आपके हमारे घर की और कोई बेटी भी हो सकती है। तो इसलिए भाजपा के प्रवक्ता जब इस तरह के इमोशनली चार्ज्ड अप बयान लेकर के राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर आते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि इस देश के लोग आज सत्यपाल मलिक के बयान के ऊपर जवाब मांग रहे हैं। पुलवामा के शहीदों के परिवार आज जवाब मांग रहे हैं कि चुप रहने को क्यों कहा गया था। आज इस देश के लोग ये भाजपा से जानना चाहते हैं कि कानून को क्यों रौंदती रहती है भाजपा। हाथरस के अंदर क्या हुआ था और अभी लखनऊ के अंदर क्या हुआ है। अभी कल भी एक और क्राइम सीन आ गया है कैमरे के ऊपर कैद होकर के। अभी हमने भाजपा के चरित्र का बखान किया यहाँ के अखिलेश यादव के बंगले में जाने से पहले, गंगाजल से धुलवाते हैं उसको। तो इसलिए भाजपा जब इस तरह की बयानबाजी करती है अंजना जी, और जब उल्लेख करती है, तो न सिर्फ हंसी आती है, दर्द उमड़ता है मन के अंदर, क्योंकि इस देश का बच्चा आज भाजपा से महंगाई रोजगारी के अलावा जवाब मांग रहा है कि पुलवामा क्यों करवाया गया, उस पर चुप्पी क्यों साधी गई, हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए। एक के बाद एक स्कैम उजागर हो रहे हैं। इनके अंदर के लोग जो यशवंत सिन्हा 2G स्कैम के समय पर जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को समन किया था, सबके जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, पर जो मुद्दे पे सवाल पूछे बस वो पूरा कर रही हैं, अभी जवाब लेते हैं। सबसे बड़े आलोचकों में से एक है वो यशवंत सिन्हा, जिन्होंने तब मनमोहन सिंह जी को समन किया था अंजना जी। तो 2G स्कैम भी हुआ। आज हरियाणा के अंदर आपको पता होगा क्या हुआ है। आज हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने उच्च न्यायालय के अंदर ये बोल दिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है वाड्रा स्कैम के, वाड्रा DLF जो मामला था उसके अंदर। तो इसलिए भाजपा के सच सामने आते जा रहे हैं। ये दुबकने की जगह ढूंढ ले कहाँ दुबकेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न उन्होंने पूछे, जल्दी से जवाब दीजिए। आचार्य जी, देखिए, या तो ये कहे कि हम वेंडेटा कर रहे हैं, क्योंकि मैडम के ही कहने के अनुसार आखिरी पंक्ति जो उनकी, इसका मतलब कि हम कोई वेंडेटा ही नहीं कर रहे हैं। अगर वेंडेटा करते तो किसी भी केस में फंसा देते, पर मैडम के आखिरी वक्तव्य के आखिरी बयान को लेंगे अगर हकीकत में, तो इसका मतलब हम वेंडेटा नहीं कर रहे। और आज सवाल कोर्ट के दिए गए आदेश का है। आपने कहा लोअर कोर्ट बायस्ड है, विंडेटा कर रहा है। आप सेशन कोर्ट में गए, आज सेशन कोर्ट ने तो पुष्टि कर दी कि सारी जो बातें आप कह रहे थे वो गलत थी। आप कोर्ट के खिलाफ दुराग्रह कर रहे थे। और अनुशासन की बात कृपया मत कीजिए। आपके एक कार्यकर्ता ने तो जीभ काटने की बात की थी। संवैधानिक पदों का किस प्रकार से अपमान करते हैं, किस प्रकार से कमिटेड जुडिशरी से लेकर आपने कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए विमान का अपहरण किया, ये कांग्रेस के DNA और इतिहास में दर्ज है। पर आज सवाल मैडम जी मेरा केवल इतना है, क्या कोर्ट ने कहा कि सारे मोदी सरनेम वालों का आपने अपमान किया? ये स्पष्ट हो चुका है। इस पे जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। आपने तैली समाज का अपमान किया, OBC समाज का अपमान किया। अंजना जी, भाजपा के प्रवक्ता की नादानी पर दया भी आ रही है मुझे, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि हमने बोला कि लोअर कोर्ट ने वेंडेटा के साथ एक्ट किया। मुझे हमारी कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा जहां वो ये बात कर रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं जिसने जीप काटने की बात की। तो इनके कार्यकर्ता तो जाकर पब्लिकली एनकाउंटर्स करते हैं, उसका जवाब यहाँ पर दे रही हैं। और दूसरी बात, हमारे किस कार्यकर्ता ने एनकाउंटर किया? ये क्या चल रहा है अंजना जी? आपका शो करोड़ों लोग देख रहे हैं। पहले अनुराग जी के नाम पे गलत बयानी, ये कौन सा? नहीं, हमें बताइए कौन से मेरे कार्यकर्ता ने किया है? नहीं, आप तथ्य दीजिए। आप नहीं कर सकते, अपने अपने अनुशासन की गारंटी ले सकते हैं। नहीं, आप तथ्य बताइए। मैं आपको इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, चॉप ऑफ टंग वाला। आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कौन से कार्यकर्ता ने एनकाउंटर। वो कह रहे हैं कि कौन सा कार्यकर्ता है, कहां पर उसने ऐसा किया है, वो प्रूफ दिखा दीजिए। न होने दें, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। ठीक है। और दूसरी बात है आपके पास जो अभी आपने आरोप लगाया उसका। मैंने चर्चा की शुरुआत में एक बात कही थी अंजना जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि लोअर कोर्ट का फैसला जो कि त्रुटिपूर्ण है, जो कि हमारा वन ऑफ द ग्राउंड्स है, हम ये कंटेम्प्ट नहीं कर रहे या कह नहीं रहे, वन ऑफ द ग्राउंड, जैसा सिंघवी जी ने कहा कि हम जब उच्च न्यायालय में जाएंगे, जैसा, क्योंकि वकील भी तो हूं तो इसलिए कह सकती हूँ, हम लिखते हैं नॉन एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड, ये एक फ्रेज इस्तेमाल होता है। और आए दिन जजमेंट्स को सेट असाइड किया जाता है, खारिज किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा, उसकी संवैधानिक शक्तियां इस्तेमाल करते हुए। यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज तो नहीं हुआ ना, पहली बात।
तो आज स्वीकारने के बदले अहंकार किस विषय का है इनको, पहली बात। दूसरी बात, जब लिखा गया है कि आपने तमाम मोदी सरनेम रखने वाले लोगों का अपमान किया, तो माफी मांगने के बदले मैं सावरकर नहीं हूं, सावरकर जी का अपमान करना, मैं कानून के ऊपर हूं, प्रमोद तिवारी का कहना कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए। और आखिरी बात, इन्होंने मेरे पार्टी के 2 व्यक्तियों के बारे में गलत बात बोली। एक कार्यकर्ता ने एनकाउंटर किया, उसका प्रूफ दे आपके शो के पटल पर, और अनुराग जी के विषय में जो उन्होंने बोला उसको वापस लेने का काम किया। ऐसा कोई भी वक्तव्य अनुराग जी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये लोग अपने एक प्रवक्ता की बातें सुन के प्रभावित होते हैं और झूठ फैलाते हैं। इस प्रकार से मैं उनको एस्केप करने नहीं दूंगा। आप दिखाइए मुझे स्टेटमेंट। महिमा जी, मैंने तो पहली बात मैंने तो कहा, इनके एक मंत्री ने ऐसा कहा, मैंने तो नाम नहीं लिया। ये रिवाइंड करके जाएं और बोले मैंने कहा नाम लिया है। और दूसरी कौन से मंत्री, चलिए बताइए, विच मंत्री हैज सेड दिस? चलिए आप मंत्री का नाम बताइए, विच मंत्री बताइए, कौन सा मेरी सरकार के कौन से मंत्री ने कहा गोली मारो डैश डैश को? आप दिखाइए प्रूफ, आज तक पे हैं आप, बताइए। ये राहुल गांधी की बीमारी आप सब में है क्या? सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठ बोल देंगे, कोर्ट के विषय में झूठ बोलेंगे, ओबीसी समाज को चोर बोल देंगे। नहीं, आप प्रूफ दिखाइए। नहीं, कौन से मेरे मंत्री ने कहा है? मंत्री कहा है तो फिर नाम बताना पड़ेगा ना, और सबको पता है महिमा जी आप किसके बारे में बात कर रही हैं। देखिए, मैं तो मेरे विवेक और बुद्धि के अनुसार बात करूंगी अंजना जी, और किसी के मेरे मुंह में शब्द डालने से तो बात करूंगी नहीं। ठीक है, मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, उसके अंदर मुझे जो उचित लगेगा और जो बातें उचित लगेगा बोल देंगी आप। कह रही हूँ। ठीक है, आचार्य जी ने कभी मुझे आपके शो पर भेजा है तो जिम्मेदारी से अपनी पार्टी की बात रख रही हूँ, धैर्य के साथ, बौखलाहट के साथ नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनके अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं, अतीक और अशरफ जो थे सो थे, लेकिन पब्लिक एनकाउंटर का कोई प्रावधान हमारे कानून में तो ईरानी के साथ, इनके तमाम नेताओं के साथ, इनकी रैलियों के अंदर है। आप कहें तो मेल, क्या ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि बीजेपी अतीक और अशरफ का? ये देखिए अंजना, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कि जब एक शो के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जब किसी विषय पर चर्चा, कैंप की भी बात कर रही हूँ। आज मेरी पार्टी ने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उसको लेकर के दिया। एविडेंसेस है, जो तमाम बातें हैं ये सार्वजनिक हैं, सर्वविदित है। के नाते मुस्कुरा रहे हैं क्या कि वो हत्यारे स्मृति ईरानी के साथ, आप कहें तो अभी दिखा देती हूँ। मेल करने के ऐसे ही उन्होंने तस्वीरें अतीक, तो आप भी फोटो निकालिए, वो भी फोटो निकालिए। कसीदे गा रहे थे इमरान प्रताप, बाकायदा बड़ाई की है, कुटिया में आने का कुछ कहा है। लेकिन एक सेकंड आचार्य, अंजना जी, अतीक तो कानून की घेरे में थे, वो तो लीगली जो भी उनके ऊपर एक्शन हो सकता था उसके लिए जा रहे थे। हाँ, वो तो अपने एक्शन के लिए जा रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया। उन्होंने जो गैर कानूनी किया उसका नतीजा भुगतने जा रहे थे। मैडम, अंजना जी, इस पे तो बोलना मेरा बनता है। फिरौती, अपहरण, इसमें मेरा आपको बोलना पता है 100 से ज्यादा मामले हैं, 100 से ज्यादा मामले हैं। कितने घर उजाड़े हैं। राजूपाल बीएसपी के जित विधायक को मारा था, कुछ दिन हुए थे शादी की, उसकी पत्नी बेवा हो गई। वही नहीं, एक पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की जिन सबके परिवारों में इसने गोलियां बरसाई। उसके साथ होना आपको बुरा नहीं लग रहा है? भाजपा के समर्थकों ने जो किया वो सही किया, क्या आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, भाजपा के समर्थकों ने, देखिए ये कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना, आप आरोप लगा सकती हैं, सही किसी ने नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जैसे आप लोग फोटो दिखा रहे हैं, वैसे ये लोग भी कई फोटो लेके आज सुबह से घूम रहे हैं, तो फोटो के खेल में उलझ जाएगा इशू। एक बार मुझे फोटो वो जरूर दिखा दें, लेकिन बता दें क्या पब्लिक एनकाउंटर हुआ है। एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। पता वो फोटो दिखाएंगे, कुछ फोटो आप दिखाएंगे। स्वामी जी, वैसे स्वामी जी, हाँ बताइए, सारी फोटो दिखाइए। मैं कहना चाहता हूं केवल फोटो का सवाल नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी, आज तक मैं पूरा दिन लगातार देखता रहा, इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे गा रहे थे अतीक के, और अतीक कह रहा था ये दिलदार मेरा छोटा भाई है। तो ये रिश्ता है इनका, कोई फोटो की बात नहीं है। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता ओबीसी समाज के अपमान पे कुछ नहीं बोल रही, परंतु अतीक के लिए उनका दिल पिघला जा रहा है। वही अतीक जिसने निषाद समाज के पुलिस वाले को मरवाया, वही अतीक जिसने राजू पाल और उमेश पाल को मरवाया। आज कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति
राजनीति में इतनी पौखला गई है, पागल हो चुकी है कि निषाद के हत्यारों को, राजू पाल के हत्यारों को, उमेश पाल के हत्यारों को केवल एक वोट बैंक के लिए, अतीक जी किसने कहा? पुनिया ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, ये अतीक जी वाला प्रेम निकल कर आया। और कल कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्या एक पब्लिक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने का कार्य यहाँ किया जा रहा है? इस चर्चा के अंदर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। कहाँ चली गई क्या एक पब्लिक एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, हाँ या ना? बोलिए। ऐसा है मैडम, जस्टिफाई कर रहे हैं अतीक के एनकाउंटर को। ऐसा है मैडम, अगर एनकाउंटर आचार्य जी, राहुल जी पर ही बहस है अभी तक। अगर एनकाउंटर जस्टिफाई होता तो फिर इस पे न्यायिक जांच हमारी सरकार नहीं बैठाती। पर हाँ, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आतंकी और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की कर रही है और आगे भी करेगी। यदि आपको मुख्तार अंसारी प्यारा लगे, यदि आपको अतीक प्यारा लगे, यदि वो आपके लिए जी है, यदि वो आपके लिए सम्मानित है, तो आप अपनी राजनीति जो वोट बैंक की है उस पर गौर कीजिए। हम तो चाहते हैं कि जो भी आतंकी अपराधी हो, परंतु आप बताइए ना, आप तो वो लोग हो जिन्होंने याकूब और अफजल के लिए पैरवी की। अफजल हम शर्मिंदा है कहने वाले लोगों के साथ जेएनयू में जाके खड़े हो गए। आप वो लोग हो, याकूब मेमन के लिए आपके महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री असलम शेख ने पत्र लिखकर कहा कि इसको फांसी की सजा ना हो। आपकी वो प्रवृत्ति है जो एसडीपीआई के साथ गठबंधन करना चाहती है। आपकी वो प्रवृत्ति है कि वोट बैंक के नाम पर आपने ऐसे लोगों को विधानसभा पहुंचाया, लोकसभा पहुंचाया, हमने जेल में पहुंचाया और इनकी हजारों करोड़ों की संपत्ति को ध्वस्त करके उन्हें गरीबों में बांटा। यह हमारी कमिटमेंट है। और देखिए, 183 एनकाउंटर हुए हैं, वैसे तो करोड़ों केस लंबित है। अगर ये स्टेट पॉलिसी होता तो एनकाउंटर की संख्या 183 नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहता हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर होते। तो बताइए, वो आपकी पॉलिसी है क्या? छोड़ दीजिए मुद्दों को, ये बताइए कि ओबीसी समाज का अपमान कांग्रेस को लगे कि ये उसकी पहचान। अंजना जी, सा जवाब। हाँ। अंजना जी, हमने तो एक बहुत ही मौलिक सा, सरल सा सवाल किया। हमने पूछा क्या भाजपा के प्रवक्ता एक पब्लिक एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये एनकाउंटर था क्या? ये तो हत्या थी सीधे सीधे। अब ये पहले तो इनको एनकाउंटर की परिभाषा समझाइए अंजना जी। अब प्रवक्ताओं को बताइए तो एनकाउंटर क्या है? पुलिस ने मारा है क्या? हस्तक्षेप न करें, क्योंकि लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों की हत्या करने वाले व्यक्ति के पिता को हटाया नहीं गया था मंत्रालय से आज तक भी। तो इसलिए ये जब भाजपा के प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं तो समझ में आता है वो क्यों हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। चलिए मैं आपको बताता हूं अंजना जी, क्योंकि हाथरस इनकी देखरेख में हुआ है, क्योंकि लखीमपुर खीरी इनकी देखरेख में हुआ है। हम अतीक प्रेम या अशरफ प्रेम, अंजना जी, इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैं पब्लिक एनकाउंटर का समर्थन करता हूं। ये उनका सवाल है। अंजना जी, आप, मुझे लगता है सैटरडे नाइट को आप ही लाइव एंकरिंग कर रही थी जब समर श्रीवास्तव के कैमरे के सामने ये पूरा कांड हुआ। क्या पुलिस ने गोली चलाई? तो ये एनकाउंटर ही कैसे हुआ? पहले बात, ये जब सीधे सीधे लाइव कैमरा आज तक के सामने 3 हत्यारे आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं, तो एनकाउंटर मतलब वर्दी पहनने वाले लोगों पर कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं ये, जबकि सारा कुछ जो है लाइव टेलीविजन पर हुआ है। मतलब कि वर्दी पहनने वालों के ऊपर अपमान करने का काम किया जा रहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए तो सोनिया जी रो रो के फूट फूट के रोएंगी, परंतु मोहन चंद शर्मा से लेकर हमारे यूपी के जाबाज सिपाहियों पर जो जान पर खेल के सुरक्षा देते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, जबकि लाइव टीवी पर हुआ है। आप समर श्रीवास्तव को पैच कीजिए और पूछे एनकाउंटर था ये? लाइव टीवी के सामने 3 लोग आते हैं, गोली मारते हैं, फिर भी ये मैडम किस प्रकार से एनकाउंटर हुआ? एनकाउंटर तो नहीं है। अगर कोई अपराधी करे तो ये मर्डर होता है ना। ये वैमनस्य है इनके मन में। अगर पुलिस की तरफ से हो तब एनकाउंटर कहा जाता है। अंजना जी, भाजपा के प्रवक्ता की जो अदाकारी है वो तो काबिले तारीफ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये बातें यहाँ बोल रहे हैं, बहुत देर के बाद तो इनको ये याद आया कि टेक्निकली एनकाउंटर क्या होता है, फिर भी इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। यदि वो एनकाउंटर नहीं था तो नहीं है ना एनकाउंटर, वो एनकाउंटर को सपोर्ट नहीं करते। ये इनको बोलने की एनकाउंटर तो नहीं है ना टेक्निकली, आप सही है ना, गलत बोल रही थी ना, क्योंकि ये कानून को कुचलने का काम। देखिए, आप विषय से इतना भटक गई कि भटकते भटकते उसी आप जगह पर अटक गई जहां पर आपने गड्ढा खोला। अंजना जी, मैं बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रही, आप सुनिश्चित करें कि जब मैं बोल रही हूँ तो वो हस्तक्षेप न करें, वरना ये जनता के समय का अपमान है। ये जनता के समय का अपमान है। ये एनकाउंटर कैसे है उसको लेकर के तो बहुत सारे सवाल हैं और खड़े होंगे देश के नामचीन वकील। एनकाउंटर कैसे है? आप इसको एनकाउंटर क्यों कह रही हैं महिमा जी? इसको मर्डर कहिए ना। ले जाया जा रहा था, आधी रात कौन सा मेडिकल कराने ले जाया जा रहा था, फिर आधी रात ये मीडिया को टिप किसने दी कि उनको आधी रात मेडिकल 10 बजे गए थे, वो आधी रात नहीं है। और कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये एनकाउंटर है कर रहे हैं। ये सच का अपहरण इसी तरह से करते हैं भाजपा के प्रवक्ताओं को। ये जो आचार्य जी अपहरण करने का
इनको कहिए कि अनुशासन एक बात राहुल जी के बयान से शुरू हुई थी, कहां पर पहुंच गई आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब सुन ही लेते हैं, मतलब ये क्या है, इसको इनकाउंटर कहना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनकाउंटर कर दिया कि क्या समझ में आ रही है बात? जुडिशियल कमीशन तो बैठ गया है। देखिए अंजना जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन ये बात सच है कि एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ जो है वो अलग होती है, ये एक हत्या है और सारी दुनिया ने देखा ये एक हत्या है। लेकिन इस विषय को हत्या कहें या इस विषय को किसी और दिशा में ले जाना, मुझे लगता है कि ये समय की बर्बादी होगी। इस पर कोई बहस नहीं है कि ये एक हत्या है और सुनियोजित हत्या है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिन 3 हत्यारों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की है वो साधारण अपराधी नहीं लगते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। अब ये एक बार फिर से राहुल गांधी के उस बयान पे आते हैं, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। देखिए, जो कांग्रेस ट्विस्ट दे रही है वो ये कि आपने भ्रष्टाचारियों का नाम लिया और भ्रष्टाचारी अगर मोदी है तो हमने उस पर गोला। लेकिन जो आखिरी लाइन है उसको ध्यान से सुनिएगा आचार्य जी। क्या आपको लगता है कि आप ही का टाइटल हो, मेरा टाइटल हो, इस तरह से बोलना, सारे कश्यप या सारे तिवारी या सारे आप खोजेंगे तो बहुत से चोर निकलेंगे? सुनिए पहले क्या कहा था राहुल जी ने। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और अभी ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे, ये क्या है? अंजना जी, जहां तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं और जिस पार्टी से आते हैं, राहुल गांधी जी किसी का अपमान नहीं करते हैं, ना राहुल गांधी जी किसी का अपमान कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी के ऊपर अपमान करने का मुकदमा दर्ज हुआ और बीजेपी के किसी नेता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कोर्ट ने उनको सजा दी, और कोर्ट ने सजा दी और उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद एक अपील दाखिल हुई और सेशन कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। ये एक विषय है, कोर्ट के विचाराधीन है। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस पर जरूर राहुल गांधी जी को राहत देगा। लेकिन सवाल अंजना जी कोर्ट का नहीं है, सवाल अंजना जी इस बात का नहीं है कि बीजेपी के नेता ने मुकदमा किया। बीजेपी ने एक षड्यंत्र किया या साजिश की, कॉन्स्पिरेसी की, और उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया। एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश के सबसे बड़े वकील, जितने देश के सबसे बड़े वकील हैं वो तो कांग्रेस पार्टी में हैं। तो ये सब वकील कहाँ थे? पी चिदम्बरम जी कहाँ थे? कपिल सिब्बल जी भी कांग्रेस के ही रहे हैं, वो आजाद हैं लेकिन वकील हैं। सलमान खुर्शीद हैं, विवेक तनखा जी हैं और मनु सिंघवी जी हैं, KTS तुलसी जी हैं। संसद के अंदर सबसे ज्यादा जो वकील हैं वो कांग्रेस के हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी जी के मुकदमे को लड़ कौन रहा था? सवाल है कि राहुल गांधी जी के मुकदमे में कौन से वकील पेश हुए और इतने बड़े बड़े वकील वहां क्यों नहीं गए? सवाल है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या कोई साजिश तो नहीं हो रही है, जो पार्टी के भीतर एक साजिश हो रही है? तो सवाल बहुत बड़े हैं। बीजेपी राहुल गांधी जी को मिटाना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को मिटाना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को बदनाम करना चाहती है। ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भीतरघात कर रहा है राहुल गांधी के साथ? जी, जो परिस्थितियां हैं, जो सरकमचांसेज हैं, जो हालात हैं, क्या अंजना जी अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाए तो आपके जितने रिश्तेदार वकील होंगे, आपके मित्र वकील होंगे, आपके परिवार के वकील होंगे, वो सब उन वकीलों में एक सलाह होती है और एक सलाह मशवरा करके बड़े वकीलों को अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, राहुल गांधी जी की पार्टी में देश के सबसे बड़े बड़े वकील शुमार हैं, शामिल हैं। भारत की संसद में उनको भेजा गया है, कुछ लोकसभा में है। मनीष तिवारी जी हैं, चिदम्बरम जी हैं, मनु सिंघवी जी हैं, विवेक तनखा जी हैं, KTS तुलसी जी हैं, सलमान खुर्शीद कानून मंत्री रहे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनमें से कोई वकील सूरत क्यों नहीं गया? इस केस को देख कौन रहा था? राहुल गांधी जी की को सजा हो जाती है, राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, राहुल गांधी जी की सजा के आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज हो जाती है, राहुल गांधी जी का बंगला खाली हो जाता है, राहुल गांधी जी की अपील खारिज हो जाती है, और इनमें से कोई वकील वहां नहीं है।
तो इसे महिमा सिंह साजिश जी। न माना जाए तो क्या है? महिमा सिंह जी, क्या भीतर घात हो रहा है? अपना दृष्टिकोण है अंजना जी देखने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सूरत कोर्ट के अंदर आज हुआ या पहले भी हुआ, ये जिस साजिश की बात अभी कर रहे हैं उससे बहुत बड़े दर्जे की साजिश इस देश के संविधान के विरुद्ध हो रही है। मैं समझती हूँ कि बहुत ही संकुचित तो आप उस साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं? दोबारा दोहराइएगा, आपने क्या बोला? तो क्या आप उस साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं जो आचार्य जी बता रहे हैं? मैं बड़े पुख्ता तरीके से कह रही हूँ, पुष्टि कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध या इस देश के संविधान के विरुद्ध साजिश तो हो रही है, लेकिन वो कांग्रेस के भीतर नहीं, वो बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध, राहुल गांधी जी के विरुद्ध और इस देश के अंदर हर उस ताकत के विरुद्ध वो आज साजिश हो रही है जो आज आवाज उठाना चाहती है, जो आज विरोध करती है, विरोध की हर आवाज के विरुद्ध आज जो साजिश भाजपा कर रही है वो जारी है। देखिए, उसका प्रमाण तो भाजपा दे चुकी है जब वो ये बोलती है कि उनको छोड़ के हर पार्टी इस देश के अंदर जो है वो देशद्रोही है, वो देश के विरुद्ध काम कर रही है, किसने कहा है भाई? और हर वो व्यक्ति कौन कह रहा है? ये कौन है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके बारे में नहीं जानता? हमारे मंत्री ने गोली मारो कह दिया, हमारे नेता ने कहा सारे राष्ट्र विरोधी है। बताइए कौन है ये नेता जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूं, पर ये सारे नेताओं के बारे में जानती है, पर अपनी पार्टी के भीतर साजिश के बारे में नहीं जानती, जो आचार्य जी बता रहे हैं। और स्वामी जी कभी झूठ बोलेंगे ऐसा लगता नहीं है। स्वामी जी ने इससे पहले भी 3-4 जगह इंटरव्यू दिया है कि भीतरघात कौन कर रहा है। आज मूल सवाल देखिए क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पूछना चाहता हूं कि जब राहुल को चुप कराने, हम क्यों चुप कराएंगे? हम तो चाहते राहुल जी बोलते रहे, सदा बोलते रहे, हमारा तो फायदा है जब जब बोलते हैं। तो और चुप कराने की साजिश कौन कर रहा है? आचार्य जी ने डिस्क्लोज कर दिया है। मुझे लगता है बहुत बड़ी खबर है कि आचार्य जी, जो कि प्रियंका वाड्रा के एडवाइजर है, जो लोकसभा के सांसदीय टिकट पर लड़ चुके हैं, अगर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भाजपा या कोई नहीं, कोर्ट नहीं, बल्कि खुद उनके नेता चुप करा रहे हैं, इसमें मेरा कोई बनता नहीं है वक्तव्य। तुम काटना तो इनका काटना। इसका जवाब देने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये मेरे ऊपर सवाल है। आचार्य जी, आचार्य अंजना जी, अंजना जी, जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, मैं शहजाद पूनावाला मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मेरी प्रशंसा करेंगे, मैंने ये बात इसलिए नहीं की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सरकमस्टांसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनका अगर तस्करा किया जाए, उन पर विमर्श किया जाए, उनको अगर एनालिसिस किया जाए, तो मेरा सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो अपने फर्ज का निर्वहन कर रही हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, वो पार्टी के दायरे से बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े बड़े वकीलों वाली कांग्रेस पार्टी और इतने बड़े बड़े वकील जिस पार्टी के पास हैं, उनमें से एक भी वकील, एक भी सीनियर एडवोकेट सूरत की अदालत में क्यों नहीं गया? ये सवाल है मेरा। अंजना जी, इससे पहले कि आपके सवाल पर आऊं, मैं एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं। उन्होंने अभी बड़े उल्लास के साथ कहा कि राहुल गांधी बोलते रहे, हम उनकी आवाज को क्यों चुप कराना चाहेंगे, तो फिर ये बता दीजिए। बहस हो नहीं पाएगी इससे आगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।